हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, हमने स्टार्ट की थी रीटेस्ट एसटी की टेस्ट सीरीज और इसी टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं टेस्ट नंबर 2। और इस टेस्ट नंबर 2 के अंदर हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के ही विषय में। पिछला जो टेस्ट था हमारा वो भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट होगा उसके अंदर अपने प्रश्नों की श्रृंखला के अंदर अपने वन लाइनर क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो इस टेस्ट के अंदर 50 कुल जो है वन लाइनर क्वेश्चन हैं, फैक्ट हैं, जिनके विषय में अपने बात करने वाले हैं। ये हमारी यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक है दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारा पहला प्रश्न ये कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा, किसकी बात कर रहे हैं हम? अग्नि पूजा की बात कर रहे हैं कि अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि वेदी से सिद्ध होती है, यानी वो कौन सा स्थान है जहाँ से अग्नि वेदी मिली और उससे हमें ये प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा हुआ करती थी। तो इसका सही आंसर है कालीबंगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा में कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, तो अभी तक अपने मानते हैं कि 7 अग्नि वेदिकाएं, हमें अग्निकुंड या अग्नि वेदिकाएं हम कह सकते हैं, ये 7 की संख्या में हमें वहां पर प्राप्त होती हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे रीड 2012 में भी पूछा जा चुका है। इसी से संबंधित कुछ और बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। दोस्तों, क्या इसके अलावा कहीं और हमें इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं अग्निवेदी के? तो बिल्कुल मिलते हैं। ये प्रमाण हमें लोथल गुजरात से भी प्राप्त होते हैं। लोथल गुजरात से भी हमें अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं। दोस्तों, यहाँ देखिएगा, धर्म के अंदर अगर हम प्राथमिकता से बात करें कि कौन कौन से चीज़ों की पूजा हुआ करती थी, तो अग्नि पूजा के हमें यहाँ से प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा प्रकृति पूजा की, मातृ देवी की, पशुपति शिव की पूजा की बात होती है। दोस्तों, लेकिन एक आश्चर्यजनक बात ये है कि यहाँ पर मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। अगर आपसे पूछा जाए कि मंदिर के प्रमाण मिले या नहीं मिले, तो मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। सिर्फ अगर मंदिर से संबंधित अपने कुछ बात कहना चाहें तो आपने ये नाम सुना होगा बनवाली। बनवाली जो कि हरियाणा में है। बनवाली से हमें एक देखिएगा अर्ध गोलाकार इमारत प्राप्त होती है। किस प्रकार की इमारत है? अर्ध गोलाकार इमारत प्राप्त होती है, जो देखने में कुछ कुछ मंदिर जैसी लगती है। दोस्तों, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शायद वहां पर कोई मंदिर होगा, लेकिन पुख्ता प्रमाण अभी तक हमें यहाँ से नहीं मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, तो ये इसी प्रकार से अपने देखते हैं। दोस्तों, इसके अलावा देखिएगा शिव पूजा की अगर आपसे बात की जाए कि शिव पूजा के जो प्रमाण है वो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, तो जो मोहनजोदड़ो से हमें मोहर मिली थी, इसकी बात अपने पिछले टेस्ट में भी की थी। मोहनजोदड़ो से जो मोहर मिली है उससे शिव पूजा के प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कालीबंगा हमारे लिए वैसे भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि जो है स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था, तो सबसे पहले खोजा गया जो स्थल था वो था कालीबंगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि खुदाई सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी रोपड़ में। देखिएगा, स्वतंत्रता के बाद में जो पहला क्षेत्र जो खोजा गया था वो था कालीबंगा और दूसरा था देखिएगा रोपड़, लेकिन खुदाई जो है वो सबसे पहले रोपड़ में प्रारंभ हुई थी। तो जिस भी प्रकार से पूछे आप आंसर निकाल लेंगे। दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से हमें चावल उगाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी वो कौन सा स्थल है जहां से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रंगपुर। अब रंगपुर कहाँ है? रंगपुर है गुजरात के अंदर, यानी रंगपुर गुजरात से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। गुजरात में अहमदाबाद में है ये। गुजरात में कहाँ है? अहमदाबाद में है। और कौन सी नदी? भादरा नदी के किनारे है। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, नदी घाटी सभ्यताएं अपने इनको मान करके चलते हैं, नदियों के किनारे ही मिलती है। इसकी खोज की अगर अपने बात करें तो वो थी माधो स्वरूप वत्स के द्वारा जो है वो इसकी खोज की गई थी। दोस्तों, और इसे एक और चीज आप याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता का औरस पुत्र कहते हैं। सिंधु, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सिंधु सभ्यता का औरस पुत्र। औरस पुत्र किसे कहा जाता है? तो औरस पुत्र जो कहा जाता है वो रंगपुर को कहा जाता है। और इसी रंगपुर के साथ एक और नाम भी आता है, अगर आपने ये नाम सुना होगा, प्रभास पत्तन सोमनाथ, है ना। प्रभास
पत्तन सोमनाथ, इसे हम क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता के औरस पुत्र कहा जाता है दोस्तों। बहुत बार ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। और अगर आपसे रंगपुर की बात मैं करना चाहूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ से न तो कोई मुद्रा मिली है हमें और न ही किसी मातृ देवी की कोई संकेत हमें देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से हमें नहीं मिलती हैं। और हमें यहाँ से क्या मिला, यहाँ से देखिएगा ईंट का दुर्ग हमें प्राप्त होता है। हमें क्या मिलता है, ईंट का दुर्ग यहाँ से हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा चावल की भूसी की अपने बात कर ही रही हैं, जिसी से अपने ये मान के चलते हैं कि यहाँ से चावल उगाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए कि चावल के पहले साक्ष्य कहाँ से मिले, चावल के पहले साक्ष्य कहाँ से मिले, तो वो हमें लोथल से प्राप्त होते हैं दोस्तों। चावल के पहले जो साक्ष्य हैं वो हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। तो हमने क्या बात की थी कि किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य जो है हमें प्राप्त होता है, तो वो रंगपुर से होता है। इसकी काफी बातें हमने कर ली हैं। इसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न था कि वह कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र है एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो वो उस नदी का नाम है भोवा नदी, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं चौथे प्रश्न के अंदर। ये चौथा प्रश्न है हमारा कि सैंधव मुद्राओं पर सर्वाधिक प्रचलित पशु कौन सा है, और यही इनका सबसे पवित्र पशु भी अपने मान करके चलते हैं। काफी पवित्र पशु ये देखिए माना जाता है। एक श्रृंगी पशु जो है उसका चित्र यहाँ पर सबसे ज्यादा हमें मिलता है सैंधव मुद्राओं के अंदर। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कौन सा स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का समुद्र से व्यापार करने का प्रमाण देता है। तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, बहुत बार हम इसके विषय में बात कर चुके हैं। क्योंकि समुद्र से व्यापार करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें बंदरगाह की आवश्यकता होगी, गोदीवाड़ा की आवश्यकता होगी, जो कि कहाँ से प्राप्त होता है, लोथल गुजरात से हमें प्राप्त होता है। और उसी से हमें ये संकेत मिलता है कि इनका जो है समुद्री व्यापार हुआ करता था दोस्तों, बाकी देशों के साथ में इसके संपर्क हुआ करते थे। इसके बाद में अगले प्रश्न की हम बात करें कि हड़प्पा काल की दो प्रमुख फसलें कौन सी थी दोस्तों। तो एक यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय कौन सा था, तो कृषि जो है इनका प्रमुख व्यवसाय था। पहला व्यवसाय हुआ करता था, दूसरे के रूप में अपने पशुपालन भी लेकर के चलते हैं। कृषि पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। और एक मजे की बात ये है कि लेकिन फिर भी खुदाई में हमें किसी प्रकार का हल नहीं मिला कि वो फिर खेती किस प्रकार से किया करते थे। यहाँ पर अगर हमें कोई प्रमाण मिलता है तो मिट्टी के हल का प्रमाण मिलता है। मिट्टी का हल जो है हमें प्राप्त होता है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाना चाहिए, कहाँ से प्राप्त होता है, बनवाली हरियाणा से हमें मिट्टी का हल जो है प्राप्त होता है दोस्तों। तो मिट्टी का हल हमें कहाँ से मिला है, बनवाली से हमें मिट्टी का हल प्राप्त होता है। कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था, लेकिन हल के जो है प्रमुख प्रमाण हमें कहीं नहीं मिलते हैं। एक मिट्टी का हल जो है वो हमें यहाँ से देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि बनवाली से प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो वो कालीबंगा से प्राप्त होते हैं दोस्तों। कालीबंगा से जुते हुए खेत हमें प्राप्त होते हैं। दोहरी फसल भी हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। और देखिए यहाँ पर ग्रिड प्रणाली आपको देखने को मिलती है। ये जो फसलें हैं वो ग्रिड प्रणाली में लगाई जाती हैं। खेत इस प्रकार के होते थे। आज भी इसके संकेत आपको यहाँ पर इन क्षेत्रों में मानगढ़ क्षेत्र के अंदर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो अब जो हमारी बात चल रही थी कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख दो फसलें कौन सी थी, यहाँ से हमें देखिएगा 9 फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। उनमें से मुख्य 2 फसलों की बात करें तो वो थी गेहूं और चावल। ये देखिएगा दोनों ही हमारे मुख्य खाद्यान्न हैं, आज भी हम इनका उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके अलावा और अपने बात कर लेते हैं कि ये जो 9 खाद्यान्न हमें प्राप्त होते हैं, 9 फसलें जो हमें प्राप्त होती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इनमें जो आता है वो था चावल। इसके अलावा यहाँ से प्राप्त होता है कपास। इसके अलावा मिलती है गेहूं और मिलता है जो के अलावा देखिएगा मटर, राई, तिल, तरबूज, खजूर। ये सारी हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है। 1 2 3 4 5 6 7 और 9। ये 9 फसलें जो हैं यहाँ की मुख्य फसलें हैं, हड़प्पा काल की मुख्य फसलें मानी जाती हैं, जिनके प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, 7वां जो हमारा प्रश्न रह गया कि किन हड़प्पाई स्थलों से हमें घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं।
देखिए, पालतू पशु के रूप में घोड़े के प्रमाण हमें नहीं मिलते, लेकिन हमें घोड़े के अवशेष देखिए हमें कुछ कुछ प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से स्थान है? सुरकोटड़ा और कालीबंगा। ये क्वेश्चन एक बार किसी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, दोबारा आ सकता है कि घोड़े के अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं? सुरकोटड़ा से मिलते हैं और कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। इसके बाद में पूछा जाए कि किस स्थान से विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों और श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? किस स्थान से विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंड मिले हैं, श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था हमें मिलती है? तो वो है कालीबंगा। कालीबंगा से हमें इन बातों का पता चलता है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से श्रमिकों के कक्ष प्रकाश में आते हैं? यानी श्रमिकों के कक्ष हमें उस सभ्यता से देखने को मिलते हैं। तो वो सभ्यता कौन सी है, वो स्थान कौन सा है? तो वो स्थान है हड़प्पा। हड़प्पा से हमें श्रमिकों के कक्ष हैं वो देखने को मिलते हैं, जिससे हमें ये मान के चलते हैं। आगे अपनी बात करते हैं 10वें प्रश्न की कि प्रथम हड़प्पा स्थल कौन सा था जिसका उत्खनन स्वतंत्र भारत में हुआ? अभी हमने पीछे इसकी बात भी की थी, तो कौन सा होना चाहिए? रोपड़ है। कौन सा है? रोपड़। देखिएगा, वापस बता दूं मैं आपको, कालीबंगा जो था, अगर आपसे पूछा जाए पहला स्थान जो हमें कौन सा मिला, कौन से स्थान की खोज हुई, तो खोज तो हुई थी कालीबंगा की, दूसरा जो था वो रोपड़ था। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्खनन सबसे पहले किसका हुआ, तो वो रोपड़ का हुआ था। प्रश्न को पढ़ लेना बच्चों ध्यान से, आराम से, जिस भी प्रकार से वो पूछा जाए उसी प्रकार से आपको आंसर करना है दोस्तों। आगे अपने बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न की। तो आज भी भारतीय जीवन के किस क्षेत्र पर हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है? यानी आज भी भारतीय जीवन के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर हम आज भी हड़प्पा संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं? तो वहां पर जो मुख्य बातें आती हैं वो है धर्म। आज भी हमारा पशुपति शिव की अपने पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, मातृ देवी को विशेष स्थान देते हैं हम। तो ये सारी चीजें उस समय भी थी और आज भी अपने उसको फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दिखाई देता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए 12वें प्रश्न के रूप में कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी, तो यहाँ जो आता है एक तो नगरीय जीवन था। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की थी, ग्रामीण थी या नगरीय थी, तो आपको ये विशेषता याद रखना है कि ये नगरीय जीवन था, एक प्रकार के नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। यहाँ पर विकसित शिल्प भी था और समृद्ध व्यापार वाणिज्य भी हुआ करता था। विदेशों से व्यापार कर लेते थे भाई, तो फिर देखिए किस प्रकार से ऐसा नहीं होगा कि बहुत अच्छा व्यापार हम उसे कह सकें। इसके बाद में देखिएगा अगले प्रश्न 13वें प्रश्न की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से थे, किस प्रकार से संबंधित थे, तो वो माप तोल से संबंधित थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसमें से हमने खाली आंसर को निकाल लिया है। तो ये माप तोल से संबंधित हुआ करते थे, उनके बारे में जानते थे दोस्तों। आगे हम बात करें सिंधु सभ्यता के हथियार किस धातु से नहीं बने थे, यानी कौन से धातु के प्रमाण जो है हथियार के रूप में नहीं मिलते, तो लोहा। तो पत्थर से बने मिलते हैं, तांबा से बने मिलते हैं, कांसे से बने मिलते हैं। चारों ऑप्शन में हो तो उत्तर कौन सा होगा? लोहा होगा दोस्तों। लोहे से परिचित हम नहीं हुआ करते थे। ये आंसर भी अगर आपसे किसी अन्य प्रश्न के रूप में पूछा जाए, जैसे पूछ ले कि निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहे को अपने कर देते हैं, टिक्की लोहे से परिचित नहीं हुआ करते थे। 15वें क्वेश्चन की बात करें, सिंधु सभ्यता में सीलों का प्रमाण यानी मुहर जो है वो उसका सबसे प्रचलित आकार कौन सा हुआ करता था, किस आकार की होती थी, तो वो चौकोर हुआ करती थी दोस्तों। चौकोर जो है वो सबसे ज्यादा प्रचलित आकार हुआ करता था। मोहरे हमें चौकोर मिलती हैं। इसके बाद में हम बात करें कि हिंदू देवताओं में कौन सा सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता हुआ करता था, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो शिव को माना जाता है, किस प्रकार से माना जाता है, हमने बात की थी मोहनजोदड़ो की। ये आप विशेषता याद रखिएगा, इतनी बार नाम आ चुका है, महत्वपूर्ण है, धर्म की व्याख्या करता है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से हमें एक मोहर मिली है जिसपे एक योगी का चित्र है। यहाँ से जो हमें मोहर मिलती है उस पे एक योगी का चित्र है जो योगासन की मुद्रा लगा करके बैठा है, योगासन की स्थिति में बैठा है, उसे बैठे हुए देखिए दिखाया गया है। अगर इसके मुख की बात करें तो इसके 3 मुख हैं। कितने मुख हैं? 3 मुख हैं और इसके 2 सींग भी हैं। ये जो योगी है उसके जो हमारी मूर्ति प्राप्त हुई है, मुद्रा प्राप्त हुई है, उसमें देखिए योगासन करते हुए दिखाया गया है। इसके 3 मुख हैं और 2 सींग हैं और ये पशुओं से घिरा हुआ है दोस्तों। किससे घिरा हुआ है? पशुओं से। पशुओं के रूप में बात करें तो यहाँ देखिए गेंडा है, इसके अंदर भैंस है, इसके अलावा देखिएगा हाथी, बाघ और हिरण,
ये हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो ये इसके प्रमाण हैं, इन पशुओं से ये घिरा हुआ है, इसीलिए इसे कहा जाता है पशुपति शिव। और शिव कहने वाले कौन थे? वो थे जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, एक और अपने ये मानते हैं मातृ देवी की उपासना किया करते थे, जिसमें एक महिला के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी देवी या फिर उर्वरता की देवी भी अपने कहते हैं दोस्तों। तो ये कुछ एक प्रमाण थे जो हमें प्राप्त होते हैं। तो शिव की पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी। अगला जो हमारा प्रश्न है कि इस मत का प्रतिपादन किसने किया है कि सिंधु सभ्यता के लोग शिव की पूजा किया करते थे? तो ये वो प्रतिपादित करने वाले थे जॉन मार्शल। यहाँ पर अपनी बात कर चुके हैं। इसके आगे अपनी बात करते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किस किस की पूजा किया करते थे? तो अभी तक आपको याद हो चुका होगा किस किस की पूजा करते थे। पशुपति शिव की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। इसके अलावा अग्नि कुंडों की भी हमने बात की थी, तो हो सकता है कि वो अग्नि की पूजा भी करते हो दोस्तों। आगे अपने बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। तो प्रश्न नंबर 19 कहता है कि हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ हमें मिलता है, जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुती हुई है और जिसे एक नग्न मानव आकृति जो है वो चला रहा है। ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हमें प्राप्त होती है दायमाबाद से। तो आपको याद होगा दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र से है दोस्तों। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ। आप पूरा सिलेबस जो है रीट एसएसटी का पूरा सिलेबस जो है हमारी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, वहां से आप प्रत्येक यूनिट के हर टॉपिक को पूरा कर सकते हैं। लगभग सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, 9वीं यूनिट चल रही है, 10वीं यूनिट केवल बाकी है। तो साथ साथ वो क्लासेस भी अपलोड होती हैं, तो आप उन क्लासेस को भी देख सकती हैं ताकि आपको पूरी डिटेल मिल जाए और आप उनको भी देख सकते हैं और ये प्रश्न भी आप कर सकते हैं, जिसे हमने कल से शुरू किया था और ये हमारे रेगुलर चलते रहेंगे दोस्तों। तो दायमाबाद कहाँ है? दायमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कौन से नदी के किनारे है? तो प्रवरा नदी के ये किनारे स्थित है दोस्तों। और ये देखिएगा सिंधु सभ्यता का दक्षिणी स्थल माना जाता है, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी स्थल जो है, सबसे दक्षिणी स्थल अपने मान करके चलते हैं। यहाँ से जो हमें प्राप्त होता है वो है पीतल का रथ। पीतल का रथ हमें यहाँ से मिलता है। इसके अलावा यहाँ से हमें हाथी प्राप्त होता है और गेंडा प्राप्त होता है और सांड के जो संकेत हमें यहाँ से मिलते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें 20वें प्रश्न की, सिंधु सभ्यता के निवासी थे कहाँ के, किस प्रकार के थे? तो वो शहरी निवासी हुआ करते थे दोस्तों। आगे हम बात करें सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण, यानी कि अलंकृत ईंटें जो हैं हमें वो कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो वो ईंटें हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं, जिसपे अलंकृत किया गया है, अलंकरण किया गया है। इसके बाद में 22वें प्रश्न की बात करें, मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको मृतकों का टीला, सिंधी भाषा के अंदर हम इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग अधिक हुआ है? जो ये देखिएगा सिंधु सभ्यता के जो हमारे मिट्टी के बर्तन हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ की एक विशिष्ट पहचान भी है। और यहाँ पर जो इसमें सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो वो जो रंग है वो है लाल। लाल रंग का जो है सबसे ज्यादा उपयोग हुआ है दोस्तों। यहाँ आगे अगले प्रश्न पर 24वें प्रश्न की बात करें तो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? देखिएगा सिंधु सभ्यता के जो भी स्थल मिले हमें वो नगर और दुर्ग 2 भागों में विभक्त हुआ करते थे। दुर्ग में उच्च श्रेणी के लोग रहते थे, नगर में सामान्य लोग रहा करते थे। ये प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी, ये रहने की इकाई हुआ करती थी। लगभग इसमें है, लेकिन कुछ एक अपवाद है, या तो कहीं 3 मिल गए या कहीं पर एक ही प्राप्त होता है। तो बिना दुर्ग का, या ये जो स्थल है हम किसकी बात करें जहां पर दुर्ग है ही नहीं, तो ऐसा नगर जो है वो कौन सा है? वो है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो को याद रखिएगा दोस्तों। आगे 25वें प्रश्न की बात करें, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच संबंध का प्रमाण किसकी पूजा को मान करके चलते हैं? हमने कहा प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच का जो संबंध है वो किसकी पूजा मानते हैं? तो यानी कौन कौन सी चीजें तब भी थी, आज भी थी? पत्थर की पूजा होती है, पेड़ और पशु, ये पूजा तब भी हुआ करती थी, आज भी हुआ करती है दोस्तों। आगे अपनी बात करते हैं कि हड़प्पा के लोगों की जो है सामाजिक पद्धति किस प्रकार की थी? सामाजिक पद्धति किस प्रकार की थी, समाज किस प्रकार का था? तो वहां पर एक उचित समतावादी समाज हमें देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए किस प्रकार का था, तो मात्र सत्तात्मक परिवार था ये।
यहाँ के परिवार कैसे हुआ करते थे, मातृसत्तात्मक हुआ करते थे दोस्तों। और यहाँ जो समाज था वो 4 भागों में बंटा हुआ अपने मान करके चलते हैं। पुरोहित वर्ग हुआ करता था, यहाँ व्यापारी वर्ग हुआ करता था, इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर जो है वो श्रमिक वर्ग हुआ करता था और शिल्पी वर्ग हुआ करता था दोस्तों। ये वर्ग यहाँ पर हुआ करते थे राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। इसके बाद में हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के लोग अपना मकान प्राय किससे बनाते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग पक्की ईंटों से बनाया करते थे। कालीबंगा में कच्ची ईंटों के मकान भी प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं 28वें प्रश्न की। तो हड़प्पा का उत्कर्ष काल क्या था, समय कौन सा था। तो ये समय था 2500 से 1750 ईसा पूर्व। कौन सा समय था, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ये भी बहुत बार पूछा गया, अच्छे से इसको याद रखिएगा। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से हमें कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है। ये डायरेक्ट फैक्चुअल है क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, कौन सी चीज कहाँ से मिली, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और मैं उन्हीं प्रश्नों की बात कर रहा हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनका देखिए बड़ा प्रभाव पड़ता है। कभी भी आप प्रश्न पूछा जाए, इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं जो किसी न किसी चीज को आगे अध्ययन करने में सहायता देती है। जैसे नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है, अग्नि वेदिकाएं प्राप्त होती है जिससे हमें धर्म के बारे में पता चलता है। चावल मिले, यानी कौन सी फसलों की खेती किया करते थे। भुने हुए यानी जले हुए चावल हमें कहाँ से प्राप्त हुए, तो वहां से हमें ये पता चलता है, पका करके भी खाते होंगे। तो इस प्रकार की जो बातें हैं जिससे हमें किसी न किसी प्रकार के विशिष्ट प्रमाण मिलते हैं, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, 30 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि यहाँ देखिएगा नहरों के अवशेष भी मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर नहरों के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ये अफगानिस्तान के शोर्तगही से हमें जो है प्राप्त होते हैं, नहरों के अवशेष वहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। 31वां प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से पक्की मिट्टी का हल प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन अपने पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं इसके विषय में कि कृषि प्रधान तो हड़प्पा सभ्यता थी, लेकिन यहाँ से हमें किसी प्रकार के हल प्राप्त नहीं होते हैं, बस एक मिट्टी का हल हमें प्राप्त होता है जो कहाँ से प्राप्त हुआ था, बनवाली हरियाणा से हमें प्राप्त हुआ था। तो बनवाली हरियाणा जो है इसका सही आंसर है। इसके बाद में हम बात करें हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में कौन से कच्छ प्रदेश में है। कच्छ प्रदेश के स्थल जो ऑप्शन होंगे तो उसमें से देख लीजिएगा, जैसलपुर और सुरकोटड़ा जो है यहाँ के स्थल हैं। किस स्थल से एक ही टीले से दुर्ग और नगर के साक्ष्य मिलते हैं। हमने क्या कहा, ऐसा कौन सा स्थल है जिसमें एक ही टीला है। हमने बात की थी दुर्ग और नगर दो चीजें मिलती हैं, और यहाँ हमने क्या कहा भी एक ही टीले से 2 टीले मिले हैं। ज्यादातर हमें जो सभ्यताएं मिलेगी वहां पर 2 टीले होते हैं, एक दुर्ग का और एक नगर का। यहाँ हम बात कर रहे हैं भी एक ही टीले में हमें दुर्ग भी मिला और नगर भी मिल गया। तो ऐसा स्थान कौन सा है, तो वो है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा कहाँ है, गुजरात में है, कच्छ में है। सुरकोटड़ा कहाँ है, गुजरात में है, कच्छ में है। और अगर आपसे पूछा जाए इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी जगपति जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहाँ से हमें जो प्राप्त होती है वो घोड़े की अस्थि प्राप्त होती है, यहाँ से घोड़े की अस्थि प्राप्त होती है। और विशेष प्रकार की कब्र भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। विशेष प्रकार की क्या मिली है, कब्र मिली है जिसमें कलश समाधान देखने को मिलता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। किसकी बात कर रही हैं, सुरकोटड़ा की, गुजरात है, कच्छ के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। 34वें प्रश्न की बात करें, हड़प्पा से प्राप्त अन्नगार अवस्थित था। ये एक अजीब सा अलग सा प्रश्न है, यहाँ पर स्थान पूछ लिया गया है। अगर बहुत टिपिकल पेपर बनाना हो तो इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। नगर के पश्चिमी द्वार के पास में हुआ करता था। तांबे की एक मानवाकृति किस हड़प्पा स्थल से हमें प्राप्त होती है। तांबे की एक मानवाकृति हड़प्पा से हमें मिली है। इसके बाद में मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने कहाँ से प्राप्त होते हैं। हमने कहा मोहरों से तो लिपि मिलती है, उसके अलावा भी कहीं से प्राप्त होती है क्या, बिल्कुल जो हमारे मृद भांड है, मिट्टी के बर्तन है, वहां से प्राप्त होती है। 37वें प्रश्न की बात करें, 37वां प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में कच्चे ईंटों की किलेबंदी जो है वो किस काल की है। वो प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले की अपने बात किया करते हैं, प्राक हड़प्पा सभ्यता की मान के चलते हैं। हड़प्पा ईंटों का माप क्या है, यानी उसके अनुपात की बात कर लेते हैं। पूछा गया है कि नहीं परीक्षा में, तो दोबारा भी पूछा जा सकता है। 1, 2 और 4 आसानी है, 1:2:4।
सिंधु सभ्यता के माप किस गुणज के भार के हुआ करते थे, यानी सिंधु सभ्यता के जो माप थे वो किस गुणज के होते थे, तो ये होते थे 16 गुणज भार के हुआ करते थे। इसके बाद में हम बात करें 40वें प्रश्न की, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण कौन से थे और उनके संबंध में जो विद्वानों के मत हैं उनको सम्मिलित करना है। तो सबसे पहला है कि बाह्य आक्रमण से ये नष्ट हो गए, सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर जो है वो इसकी बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन, ऑरेल स्टाइन जो है वो इसकी बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो गई होगी, सूखा पड़ा जिसकी वजह से या बाढ़ आ गई, जो भी हुआ जलवायु परिवर्तन के कारण जो है यहाँ पर अनाज फसलें समाप्त हो गई। तो कुछ इस प्रकार के कारण बताते हुए ऑरेल स्टाइन कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण इसका जो है वो अंत हुआ था। भूतात्विक परिवर्तन, राइक्स और वेल्स इसकी बात करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं किस सैंधव स्थल के आधार पर पुराविद केनेडी ने इस सभ्यता के पतन का कारण मलेरिया बताया। ये देखिएगा, ये मलेरिया नामक बीमारी से भी मानते हैं और इसका प्रमाण मानते हैं मोहनजोदड़ो। इसके बाद में हम बात करते हैं कौन सा सैंधव स्थल अग्नि से नष्ट हुआ, आग से कौन सा नष्ट हुआ, तो वो था कोटतीजी। इसके बाद में 43वें प्रश्न की बात करते हैं, सर्वप्रथम यह विचार व्यक्त किया गया कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया। ऐसा विचार देने वाले कौन थे, मार्टिमर व्हीलर हुआ करते थे। इसके बाद में हम बात करें किस इतिहासकार ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है, तो वो भी मार्टिमर व्हीलर का ही नाम आता है। इसके बाद में हम बात करें हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा में दुर्ग नगर की किस दिशा में स्थित हुआ करते थे, कौन सी दिशा में होते थे। हमने कहा दो भाग हुआ करते थे, एक दुर्ग होता था और एक नगर। दुर्ग नगर के किस दिशा में होते थे, तो पश्चिम दिशा में हुआ करते थे। दोस्तों आगे हम बात करते हैं 46वें प्रश्न की, किस हड़प्पा कालीन स्थल से हमें धान की खेती के प्रमाण प्राप्त होते हैं, तो वो है रंगपुर और लोथल से। इसके बाद में हम बात करें किस हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त होता है, तो लोथल से चावल के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे यानी मंगवाते थे, तो धातु और बहुमूल्य रत्न है इनका वो आयात किया करते थे। दोस्तों 49 क्वेश्चन की बात करें, कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सैंधव सभ्यता के समकालीन थी, यानी सिंधु सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी विश्व की सभ्यताएं थी। तो यहाँ पर पहली सभ्यता देखिए मिस्र है, दूसरी सुमेर है और मेसोपोटामिया को मान करके चलते हैं। दोस्तों ये इसके समकालीन हुआ करते थे। अंतिम प्रश्न की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हमें कुशल पाषाण स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, तो वो स्थान है हमारा धोलावीरा से हमें इस प्रकार के प्रमाण प्राप्त होते हैं। दोस्तों ये थे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए प्रश्न। 50 प्रश्नों की अपने यहाँ पर बात कर चुके हैं। पिछले टेस्ट में भी हमने 20 प्रश्न की बात की थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट टेस्ट के अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता को ही लेकर के चलते हैं, कुछ और प्रश्न जो हमारे रह जाते हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे। तो ये तीसरे टेस्ट के अंदर जो प्रश्न होंगे वो सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। तीसरे टेस्ट में अपने सिंधु घाटी सभ्यता की ही बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आ रही हो, आप इनसे कुछ सीख रहे हो, तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना। और अगर आपको लगे अभी इसमें कुछ और करने की आवश्यकता है, कुछ और आपके सुझाव हैं, तो कोशिश रहेगी कि हम उनमें और सुधार लेकर के आएँ। कुछ और जो बच्चों की आपकी डिमांड है उसके हिसाब से कुछ इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। और अगर आपको आवाज़ से संबंधित, स्पीड से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये आप ही के लिए है और आप ही के लिए पढ़ाया जा रहा है, तो आपके हिसाब से तकनीकी सुधार भी किए जा सकते हैं। दोस्तों तो मिलते हैं अगले टेस्ट के अंदर, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।